Hi, this is Professor CA Karthika here from IR Professional Academy Mumbai. Welcome to our CA Inter Audit Revision Session. Okay, अब ये रिविजन सेशन में हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पे एवरी चैप्टर का प्रॉपर ऑर्डर वाइज रिविजन करेंगे. उसके साथ साथ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ICAI के RTP मॉक टेस्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन प्रोसेस इमीडिएटली. लेट्स डू इट. फर्स्ट चैप्टर इज नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो इसका रिवीजन चालू करता है. इसका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज बेसिकली क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. एक जो ऑडिटर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए. ओके, अभी फॉर ऑलमोस्ट एवरी आंसर आई मस्ट हैव गिवन अ कोड हियर. नाउ द कोड इज जनरली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट लर्नड विथ मी और हु जस्ट लाइक टू यूज अ कोड जस्ट टू रिमेंबर द आंसर. लेकिन इसको याद करने का एक और तरीका है एंड दैट इज बेसिकली रोहित शर्मा स्टोरी. नाउ व्हाई इज द नेम रोहित शर्मा स्टोरी? रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस जिसके वो कैप्टन है क्रिकेट टीम के, उसमें उनको नाम हिटमैन बुलाते हैं. वी कॉल हिम एज हिटमैन. तो यहां पे अपने को हिट मिलेगा दैट इज HINT. ठीक है, दैट इज नथिंग बट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, टेम्परामेंट एक्सेट्रा. टेम्परामेंट का मतलब ये है कि वेरी कूल पर्सन. इंटीग्रिटी मतलब हुसूलों का पक्का. ओके, एंड ऑनेस्टी मतलब जो सच बोलता है, जो सच्चाई सुनना पसंद करता है, वैसा आदमी. नाउ दे आर टेलिंग क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर में पहला क्वालिटी आएगा यहाँ पे, ही शुड हैव वेरियस क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, टेम्परामेंट एक्सेट्रा. सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे, ही शुड हैव क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन. ठीक है, स्टोरी में कैसा आएगा मैं बोलता हूँ. नेक्स्ट आएगा नॉलेज ऑफ होना चाहिए, लॉ, बिजनेस, एक्सपर्टीज इन अकाउंट्स. सिन क्वा नॉन का मतलब है नेसेसरी, मतलब अकाउंट्स का नॉलेज इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द ऑडिटर. दैट इज व्हाई इन आवर CA सिलेबस आल्सो वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग. ठीक है, क्योंकि आप जब तक आप अकाउंट्स में अच्छे नहीं हो तब तक आप ऑडिटिंग नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट इज ही शुड हैव द एबिलिटी टू अटेन हाइट्स. ठीक है, उसमें ऐसा एबिलिटी रहना चाहिए कि जो आसमान को छूले बोलते हैं ना वैसे, या तो फिर अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड हु हैज अ सर्टेन vision and ambition in life. Next is he should have integrity and independence. Integrity मतलब हुसूलों का पक्का, अपने जो प्रिंसिपल्स है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उस पर. और उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का ये मतलब है यहाँ पे कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा. फाइनली दिया है ट्रेनिंग. खुद को अपडेट करने के लिए उसको अलग अलग ट्रेनिंग्स में अगर जाके खुद को अपडेट करना पड़े या खुद को रिसेंट नॉलेज से अपने दिमाग में नॉलेज डालना पड़े, ये सब उसको करना चाहिए. दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. सिंपल है. तो कैसे याद करेंगे? रोहित शर्मा इज कॉल्ड हिटमैन. ओके, ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, अभी बिजनेस चालू करने के लिए पहले तो मुझे चाहिए नॉलेज. नॉलेज के बिना मैं बिजनेस चालू नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन जैसे मुझे वो नॉलेज मिल गया, आई कैन देन एम टू अटेन द हाइट्स. आई कैन देन एम टू अटेन द हाइट्स. ओके, अच्छा, उसके बाद मैं हमेशा चाहूंगा कि एक बार मैं टॉप पे पहुंच जाऊं तो भी मेरा बिजनेस का कोई भी तरीके से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, मतलब मेरा बिजनेस का नाम खराब नहीं हो. तो इसके लिए दो क्वालिटीज बहुत जरूरी है, दैट इज इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ताकि बिजनेस का नाम इंटैक्ट रहे. लास्ट में अपन ऐसे बोलेंगे कि बिजनेस को और ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए अपने को वी हैव टू डू रेगुलर ट्रेनिंग. वी हैव टू डू रेगुलर ट्रेनिंग. सो लेट्स सी रोहित शर्मा स्टोरी. फर्स्ट इज honesty, integrity, temperament. These qualities should be there. He wants to start a business, so he should have qualities of a good businessman. First, he should gain the knowledge of law, business, and knowledge of account, which is sine qua non. इसका मतलब है necessary. उसके बाद आएगा he should have the vision to attain the heights. बाद में आएगा integrity and independence होना चाहिए उसमें. And last में आएगा he should regularly train himself. इसको हम बोलते हैं training. Simple. Let's go on to the next answer in this revision session. नेक्स्ट इज ऑडिटर शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग व्हाट ऑल एरियाज. तो बहुत सिंपल आंसर है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे 2 पॉइंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 2 पॉइंट्स है. दैट्स इट. ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड देयर शुड बी नो ओमिशंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वेरी सिंपल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड keeping in mind the true and fair view. Whatever the company is, we are giving the true and fair view. And finally दिया हुआ है कि the financial statement should be clear and should conform का मतलब है should be as per the accounting standards. Very simple answer. So auditor shall satisfy himself regarding these areas. Very simple to remember. Let's go on to the next one. Next दिया हुआ है aspects covered in the process of auditing. What are the various aspects covered in the process of auditing? ये करते अच्छे से. अभी मैंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है.
बट इफ यू हैव लर्न फ्रॉम मी, इफ यू आर माई स्टूडेंट, देन हमने इसका एक डायग्राम किया था, दो डायग्राम से इजीली याद हो जाएगा। जिन जो मेरे साथ पहली बार अभी रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, सी द कोड, इट इज रिटन हियर, एसी कार ऐसे ही लिया पर चलाया नहीं। सो मैंने एक एसी कार ऐसे ही लिया, ऐसे ही ले लिया, लेने के लिए ले लिया मैंने, पर मैंने उसको कभी चलाया नहीं, ऐसे सोच लेना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो वर्ड्स ही है, चलाया है और नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को सिर्फ चाहिए एसी कार ऐसे लिया पर, दीज आर द मेन कीवर्ड दैट वी नीड। ओके, देखते पहले एसी से क्या आएगा। अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट वी शुड कवर ड्यूरिंग आवर ऑडिट प्रोसेस। सेकेंड इज कैपिटल एंड रेवेन्यू का ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। याद रखना, कैपिटल के जो भी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं वो बैलेंस शीट में जाता है, दैट इज नथिंग बट एसेट एरियाज एंड लायबिलिटी एरियाज का पार्ट बनेगा वो। और हम जो भी रेवेन्यू का ट्रीटमेंट करते हैं वो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी सिंपल। सो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, देन यू विल हैव कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। बाद में कैपिटल में आएगा योर एसेट एंड लायबिलिटी ट्रीटमेंट, एंड देन विद रेवेन्यू यू विल हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। सिंपल। अभी मैं जो भी बैलेंस शीट में लिखूं या पीएनएल में लिखूं, इसमें यहाँ पे एरिथमेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए। तो सी दिस, ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पिछले साल के फिगर्स कॉपी कर दिए। इट शुड बी ऑथेंटिक फॉर द ईयर दैट वी आर ऑडिटिंग कंपल्सरीली। और दूसरा, एरिथमेटिक एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, दैट इज नंबर्स एक्यूरेट होने चाहिए। नेक्स्ट दिया रिक्वायरमेंट एज पर लॉ फॉलो करना चाहिए। एंड फाइनली वी शुड रिपोर्ट एज पर द ट्रू एंड फेयर व्यू। ये दो आर आ गए हैं यहाँ पे, दैट इज योर रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्ट। सो ये कोड के हिसाब से कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, देन यू विल हैव हियर कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू। ओके, देन यू विल हैव एसेट, ये आ जाएगा आपका लायबिलिटी, सो एसेट एरियाज एंड लायबिलिटी एरियाज। ओके, पर से आएगा, इधर से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए से आ जाएगा यहाँ पे अकाउंटिंग, सॉरी ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट एक्यूरेसी होना चाहिए, एरिथमेटिक एक्यूरेसी। देन आर से दो आएगा यहाँ पे, दैट इज रिक्वायरमेंट एज पर लॉ एंड रिपोर्ट एज पर द ट्रू एंड फेयर व्यू। वेरी सिंपल यहां तक। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पे दिया है स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, अभी स्कोप ऑफ ऑडिट के लिए बहुत ही सिंपल डायग्राम है, लेट्स डू दैट। यहां पे पहले ऐसे मानेंगे कि देखो, ऑडिटर को हमने ऑडिट का काम दिया, करेक्ट, लेकिन अगर ऑडिटर ने ऑडिट के काम के अलावा कुछ और किया, then we'll consider him to not be competent because it is outside the scope of audit. ऑडिटर को अगर कोई चीज का फीस नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर उसको कंपनी ने रिक्वेस्ट कर दिया भाई प्लीज ये कर देना, भाई प्लीज वो कर देना, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड दिया यहाँ पे, द ऑडिटर शुड कवर द एस्पेक्ट्स, जो अपने एस्पेक्ट्स के आंसर अभी किए, द ऑडिटर शुड कवर दैट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स, कुछ नहीं होना चाहिए ऑडिट करते समय। कंस्ट्रेंट मतलब कंपनी के तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप ये मत चेक करना, वो मत चेक करो। इसको हम ऑडिट में बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल। इसके बाद इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। ये दो मेन एरियाज है। अभी हम कब बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन रिलायबल है, सफिशिएंट है, ये हम कब बोलेंगे, जब अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करेंगे उसके बाद। प्लस इवैल्यूएशन करने के साथ साथ वी शुड बी एबल टू टेस्ट, इंक्वायर एंड वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस। if we are able to do that, then we can say that the information is reliable and sufficient. Correct? सेकेंड में जाते हैं, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, ये दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैनेजमेंट के जो भी जजमेंट्स है, एग्जांपल लाइफ ऑफ एन एसेट कितना होना चाहिए, आरईडी परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये सारे जो जजमेंट्स है मैनेजमेंट के, ये सब डिस्क्लोज होने चाहिए। सेकेंड, अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंपनी का डिस्क्लोज होना चाहिए, दैट कैन बी इन रिलेशन टू डिप्रिसिएशन, कि एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, फीफो मेथड यूज कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया यहाँ पे, इट शुड बी एडिक्वेट, डिस्क्लोजर ऐसे दो कि वो एडिक्वेट होना चाहिए। लास्ट में दिया हुआ है कि डिस्क्लोजर शुड नॉट बी समथिंग विच इज वेरी लॉन्ग, इतना लंबा 4-5 पेज का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समराइज्ड। सो ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, दीज इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। वेरी इजी एकदम। यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा, ये जो एरियाज अपन ने पढ़ा था, ये जो एरियाज का एक सिंपल कोड है एसी टेब करके, एसी टेब। ओके, सो यू हैव अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स, देन यू हैव टेब, दैट इज टेस्ट, इंक्वायर एंड वेरीफाई। इसका हम एक कोड दे देंगे यहाँ पे, एंड दैट वी कैन कॉल इट एज मासूम। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, मासूम, वी कैन कॉल इट एज मासूम। सिंपल। ओके, दैट इज नथिंग बट द स्कोप ऑफ ऑडिट। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर, देखते हैं यहाँ पे। सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिटर हैज टू रीच द रीजनेबल अश्योरेंस लेवल।
जिनको अगर ये रीजनेबल अश्योरेंस लेवल क्या है वो पता नहीं है, तो मेरा ही एक वीडियो है यही सेम चैनल पे, where you can see a video called learn audit in 15 minutes. ऐसे अगर आप टाइप कर लोगे मेरे नाम के आगे, सो यू कैन टाइप कार्तिक अय्यर देन लर्न ऑडिट इन 15 मिनट्स, ऐसे आप टाइप करोगे यूट्यूब पे तो आपको एक वीडियो मिलेगा। ये मैंने 2 3 या 4 साल पहले को शूट किया था, तो वो आप अगर देखोगे तो उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि रीजनेबल अश्योरेंस लेवल क्या होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, क्लीन रिपोर्ट क्या होता है। ये जो अलग अलग ऑडिट के जो टर्म्स है दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो डोंट मिस दैट वीडियो, इससे आपका कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे रिपोर्ट एज पर एसेज। एसेज मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव्स है, रीजनेबल अश्योरेंस एंड रिपोर्ट एज पर द एसेज। ओके, वेरी वेरी सिंपल यहां तक। Now there are few questions that have been asked in the exam in relation to this part. तो जो हमने अभी वो जो 5 पार्ट्स अभी किए हैं वो हुए आपके यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यहाँ पे आ गया ये अपना व्हाट ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट, देन यू हैव एस्पेक्ट्स, देन यू हैव स्कोप एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अभी इसके ये जो टॉपिक्स के ऊपर जो भी पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, लेट्स लुक एट दीस क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं एक बार। सी दिस प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। Then you have another question that was asked in principal aspects. सर अब ये क्वेश्चंस कहां से मिले आपको? These are past ICI questions जो एग्जाम में पूछे गए थे, या तो फिर ICI ने इसको RTP में मेंशन किया था, या तो फिर ये मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस है। तो अगर आपने मेरे साथ रिवीजन करके अगर आपने ये भी कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत पक्का हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन यू हैव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, दैट इज बेसिकली दिस आंसर। देन आफ्टर दैट यू हैव what an auditor should be as regards the personal qualities and what are the qualities of an auditor. So of course the answer will be this one. Okay, लास्ट में दिया हुआ है, देखो ये है एक पूरी कहानी इन्होंने दी है यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन एंड में देखिए क्या पूछा है, they have asked you the principal aspects. तो again the answer will be in relation to the aspects part. तो आप देख सकते हो एस्पेक्ट्स यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, आईसीआई ने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। So you can clearly see here that aspects is one of the key areas that they have asked in the exam. ठीक है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करना। Okay, let's go on to the next part. अभी दिया हुआ यहाँ पे what is IASB and what is its function. ठीक है, IASB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये ऑडिटिंग, अश्योरेंस और अलग अलग जो काम जो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और यही सेम स्टैंडर्ड्स मोस्टली सेम लेके ही आईसीआई उसको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलता है। सो आईएएसबी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, और हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके फंक्शंस क्या क्या है। वी आर लुकिंग एट इट्स वेरियस फंक्शंस हियर। ओके, सो लेट्स सी वन थिंग एंड लेट्स सी कि इसके आंसर्स किस तरीके से आएंगे। पहले दिया हुआ है यहाँ पे आईएएसबी प्लेज द की रोल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड्स। ओके, आगे यहाँ पे दिया हुआ है IASB has established standards on which area. So इसका एक कोड है यहाँ पे ARCO करके। What does that mean? Auditing के ऊपर standards जिसको हम बोलते हैं standards on auditing. Then you have something called as standards on assurance services. Then you have standards on related services. Related services का मतलब ये हो सकता है कि accounting के related कोई transaction हो सकता है यहाँ पे. Then you have standards on quality control. And finally you have other matters. So in matters पे IASB यहाँ पे standards release करता है। Simple answer here. Okay, let's go on to the next one. What are the advantages of auditing? ठीक है, अब जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स है you must be knowing that there is a tune to this. आपको एक ट्यून पता होगा इसका, तो ट्यून हमें गाना है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्यून को घड़ी घड़ी गाने से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। ओके, लेट्स सी दिस। पहले आएगा ट्यून 1 2 3 स्टार्ट। प्रोटेक्ट्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डिटेक्ट्स वेस्टेजेस, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेटलिंग अकाउंट्स, सेटलिंग लायबिलिटीज, कोमो प्रोगो, कोसे कंट्रोल्स, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, प्रॉपर बुक्स बाय क्लाइंट, गवर्नमेंट लाइसेंस। इजी, सिंपल। ओके, एक और बार करते हैं, लेट्स सी। 1 2 3 start. Protects financial interest, detects wastages, settling trade disputes, settling accounts, settling liabilities, como progo, cose controls, moral check on employees, proper books by clients, government license. Very easy. Okay,
अभी जो ये गा के इसको रिवाइज कर सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली डू द सॉन्ग, क्योंकि आपका यहाँ पे जो रिविजन है वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। लेकिन जो ये अगर नहीं कर सकते बाय चांस, इफ यू कैन नॉट डू इट, देन डोंट वरी, आई हैव गिवन यू अ कोड, ठीक है। तो जनरली जो मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे उनके दिमाग में ये गाना बैठा रहेगा, तो दे विल फाइंड इट वेरी इजी। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट जो आउटसाइड से आए और मेरे लेक्चर्स पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे, so then I have given you a code, you can right now follow this and write in the exam, ठीक है। मेन थिंग इज यू शुड गेट एग्जाम सक्सेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ता। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग? इसके लिए अपना एक कोड है FRAP FRFL, सिंपल है, FRAP FRFL, सिंपल। FR का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व जजमेंट, प्लस इसमें इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ओमिशंस हो सकते हैं, ठीक है। सो उसमें जजमेंट का रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर जजमेंट रहेगा नहीं तो हम ऑडिटिंग कैसे कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सेकंड, ऑडिट प्रोसीजर्स अपने को फॉलो करना चाहिए, प्लस लेकिन यहाँ पे कॉस्ट एंड बेनिफिट बैलेंस भी चेक करना चाहिए। अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो हम शायद वो काम का ऑडिट करने जाए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज FRFL, लेट्स सी दिस। तो FRAP हो गया यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं FRFL। एग्जाम में लिखते समय दिस विल बिकम योर पॉइंट नंबर 1, दिस विल बिकम योर पॉइंट नंबर 2। अभी इसके नीचे जो पॉइंट्स है ना, ये आप लिखते जाओगे ABC and D, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बिकॉज ये जो पॉइंट्स है नीचे के, जो हमारे FRFL वाले पॉइंट्स है, वो उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर्स के नीचे दिया हुआ है इन द मॉड्यूल, ठीक है। तो लेट्स सी दिस। फ्रॉड प्लस कैन बी सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज स्कीम। इसका मतलब क्या है? फ्रॉड बहुत सोच समझ के किया जा सकता है। देयर कैन बी अ वेरी बिग प्लान रिगार्डिंग द फ्रॉड, ओके। सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, दे आर गिवन दिस पॉइंट हियर। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे फ्यूचर इवेंट्स दैट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज GC, गोइंग कंसर्न। एंड फाइनली लॉ का अगर नॉन कंप्लायंस होगा देन इवन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, आई विल शो यू आगे की। ICAI ने इसको काफी बार एग्जाम में पूछा भी है इसको, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स। यहाँ पे एक सिंपल एक कोड है, बहुत सिंपल कोड है, बहुत अच्छा भी कोड है। दैट इज भैया सेल्फी लो, DP लगाना है। जैसे अगर हम सपोज गार्डन में गए और हम चाहते हैं कि कोई हमारा फोटो खींचे, लेकिन आजकल हम फोटोग्राफ कहाँ बोलते हैं? हम कहाँ बोलते हैं कि फोटो लेना है? हम बोलते हैं कि आप प्लीज मेरा सेल्फी लो करके, ठीक है, बरोबर है। तो यहाँ पे सपोज एक पर्सन यहाँ पे वेंट टू द गार्डन और उन्होंने बोला भैया सेल्फी लो, DP लगाना है। तो उन्होंने किसी एक अंकल को बोला रहेगा या किसी एक बॉय को बोला रहेगा कि भैया सेल्फी लो, DP लगाना है करके। अभी ये कैसे आएगा? यहाँ पे भैया का मतलब है बिहेवियरल साइंस, भैया का मतलब क्या आएगा? बिहेवियरल साइंस, ठीक है। सेकेंड आएगा यहाँ पे सेल्फी का S इज स्टैट्स एंड मैथ्स, देन यू हैव अकाउंटिंग, देन यू हैव लॉ एंड फाइनली इकोनॉमिक्स, और फी से आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट आएगा लास्ट, इसके बाद DP लगाना है। D से आएगा डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन। इसको एक और तरीका याद करने का, मैं इसको आपको और इजी बना के देता हूं। जब भी आप 10th तक पढ़ रहे थे तभी आपको साइंस एज अ सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में आपने कॉमर्स लिया। बाद में जब भी आप CA फाउंडेशन पढ़ रहे थे तब आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ये आपको सब्जेक्ट्स आए। तो ये जो पार्ट है SALE वाला पार्ट, ये आपको CA फाउंडेशन लेवल तक था, सही बात है। इसके बाद अभी आप CA इंटर में क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू हैव FM एज अ सब्जेक्ट, बरोबर है कि नहीं है। और लास्ट में ऐसे याद रखना है कि अभी CA बनने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसोगे और वहां पे आप काम करोगे, तो यू विल बी डीलिंग विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, यू विल बी डीलिंग विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। सिंपल तरीके से याद कर लिया, अपने जर्नी को ध्यान में रखते हुए, अपने पढ़ाई की जर्नी को। 10th तक साइंस, बाद में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स आ गया, अकाउंट्स आ गया, लॉ आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। इंटर में वी आर लर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी CA बनने के बाद क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे एंड प्रोसेसिंग करेंगे। खाली प्रोसेसिंग के पहले हमें लिखना है यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग। क्या लिखना है? डेटा प्रोसेसिंग। Very simple, very easy. Now let's see the questions that they have asked in these 4 areas. इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे set 2 करके. So these are the areas which are there. देखते क्या questions आए इस पे. You can see here inherent limitations of audit. इसके ऊपर question आ चुका है एग्जाम में. Okay. So that is basically this answer. अब मैं आपको लगेगा कि सर इतने आसानी से तो एग्जाम में वो पकड़ नहीं पाते आंसर, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर को ना कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट सेट्स आर देयर। इससे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी पड़ जाता है कि कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है करके। दूसरी बात, एग्जाम में जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया वो है कि जो क्वेश्चन, जो मेन मुद्दे की बात होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो लास्ट लाइन में मेंशन करते हैं कि वो उनको क्या चाहते हैं यहाँ पे जनरली, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, इन्होंने भी यहाँ पे कहानी दी अच्छी सी, ठीक है, जैसे बॉलीवुड मूवी में नहीं होती, इन द बॉलीवुड मूवीज
क्या होता है, एक हीरोइन का फैमिली होता है और हीरो का फैमिली होता है, वो दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उन लोग पूरा ड्रामा दिखाएंगे, पूरा 3 घंटे की मूवी में 2.5 आवर्स विल बी जस्ट ड्रामा, ये इनके साथ लड़ेंगे, वो उनके साथ लड़ेंगे, ये सब चलते रहेगा यहाँ पे। लेकिन आखिरी में क्या होता है, आखिरी में वो जो हीरो हीरोइन है उनका शादी हो जाता है। तो हमें सिर्फ जानना है कि आखिर में क्या हो रहा है। तो दैट्स व्हाई लुक एट द एंड ऑलवेज, कि लास्ट में एग्जैक्टली उन्होंने क्या पूछा है वो हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आगे के चैप्टर्स में भी जो हम करेंगे रिवीजन, जिसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में जो बताया है वो हमें अलग अलग आंसर के बारे में याद दिला रहा है, मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल अस अबाउट अ डिफरेंट आंसर, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते समय हाँ उसके जवाब में एक आंसर आ जाता है, हाँ मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे लास्ट लाइन में उन लोग ट्विस्ट मार देते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स अपना मार्क्स खो देते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट, ठीक है, वहां पे फंसना नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे ऑडिटिंग एंड लॉ इज वेरी क्लोज वन। अभी ये जो आंसर है, आई वांट टू टेल यू दैट यहाँ पे हम रिलेशनशिप देख रहे हैं ऑडिटिंग का विद अदर डिसिप्लिन। इसमें एक अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसमें ऐसा है कि ये ऑडिटिंग का अलग से एक शॉर्ट नोट आ सकता है विद बिहेवियरल साइंस, ऑडिटिंग का शॉर्ट नोट अलग से आ सकता है विद स्टैट्स एंड मैथ्स। ऐसे ऑडिटिंग का हर एक जो पॉइंट है यहाँ पे, जो 8 पॉइंट्स है, उसके साथ अलग अलग पैराग्राफ्स आ सकते हैं लाइक एज शॉर्ट नोट्स। तो आपको इसकी तैयारी बहुत बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे उन्होंने पूछा देखो ऑडिटिंग एंड लॉ के बारे में, सो उन्होंने ये जो क्वेश्चन उसमें फोकस किया है इस पे। तो यहाँ पे वो पूछ रहे कि वो चाहते हैं आपसे ये पैराग्राफ कि ऑडिटिंग एंड लॉ के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो अगर आपको शॉर्ट नोट एग्जाम में याद नहीं है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके हिसाब से ऑडिटिंग एंड लॉ का क्या पैराग्राफ रहेगा तो आप लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो पैराग्राफ रहेगा उसका भी एक 3-4 कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके उसको याद करना मेरे हिसाब से जरूरी होगा, बिकॉज एग्जाम में ये आ चुका है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको एक और दिखाऊंगा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, the chief utility of the auditor lies in the reliable financial statements on the basis of which the state of affairs may be easy to understand, ठीक है। apart from this obvious utility there are other advantages of audit। तो उन्होंने एडवांटेज के बारे में बात तो कर लिया। some or all of these are of considerable value even to those enterprises and organizations where audit is not compulsory, explain। तो बता रहे कि बताओ कि एडवांटेजेस हमें सब ऑर्गेनाइजेशंस, वो यहाँ पे फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या चैरिटेबल हो या तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट एप्लीकेबल हो या नहीं हो, ऑडिट करने में फायदा ही है, ये आपको बताना है। तो इधर स्ट्रेट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू राइट, सिंपल। इसके आगे दिया हुआ है देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अगेन दे हैव आस्क्ड इन रिलेशन टू लिमिटेशंस, तो आपको ये आंसर वापस उन्होंने पूछ लिया यहाँ पे। ओके, लेट्स लुक एट अदर क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए वही बॉलीवुड मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी, बहुत ही लंबी मूवी, ठीक है, 4-5 घंटे की मूवी, लेकिन लास्ट में देखो क्या दिया यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड। तो ये हमेशा करते ही है। ये क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग में इतनी बड़ी कहानी बता देंगे कि आप सोचने लग जाओगे कि अरे यार इसमें कैसे करूं, यहाँ पे टोटल टर्नओवर देख रहा है 50 करोड़, कई मैंने 50 करोड़ के बारे में कोई लिमिट पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। ऐसे आपको बहुत बार लगेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे एकदम कूल रहना है, देखना है कि अच्छा इन्होंने लास्ट में एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो अगेन इन दिस विच आंसर विल कम, दैट इज योर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, ये वाला आंसर। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर नाउ। ओके, आगे देखते हैं। देखो IASB फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ IFAC। यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेन स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IASB एंड आल्सो इट हाउ इट अचीव्स दोस ऑब्जेक्टिव्स। तो अगेन यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया यहाँ पे, दैट इज इन रिलेशन टू IASB। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो वापस लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी, सिंपल है। तो ये लिमिटेशंस के बारे में आंसर आ गया, दैट इज अगेन योर लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ये अलग कलर में जो दिखाया है हाईलाइट करके, उससे आपको ज्यादा ग्रिप मिलेगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये बरोबर है, इसका आंसर ऐसा आएगा। लेकिन एग्जाम सिचुएशन में आपको एकदम कूल रह के देखना है कि आपको इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो यू हैव टू रिवाइज इन अ वेरी नाइस मैनर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें पहले दिया हुआ है यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड दिया एथिकल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड फाइनली दिया मॉनिटरिंग। ऐसे ABCD
EF, ऐसे 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी अगर एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये पहले आ चुका है, आई विल शो इट टू यू, तो आप क्या अब पॉइंट्स को याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक फैंटास्टिक मेथड यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टोरी मेथड, ठीक है? तो स्टोरी से सीखते हैं यहाँ पे। आपने लगान मूवी देखी है? लगान मूवी, लगान मूवी में आमिर खान को वो लास्ट में क्रिकेट मैच जीत जाता है, बराबर है? तो अभी ऐसे सोचना कि लगान का सीक्वल चल रहा है, सीक्वल मतलब सेकेंड पार्ट, लगान 2, ठीक है? अभी उसमें क्या होता है, फर्स्ट सीन में वो आमिर खान और उसके गांव में जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है गौरी, उनका शादी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड सीजन में। उसका जो फर्स्ट सीजन है, फर्स्ट सीन है सेकेंड पार्ट ऑफ लगान का, उसमें ऐसे दिखाया है कि आमिर खान सुबह उठते हैं और वो यहाँ पे अपनी खेती करने के लिए जा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पे घर पे जब वो तैयार होते हैं, उसके बाद गौरी क्या करती है, वो आमिर खान के सर पे आके ना टर्बन देती है, टर्बन, टर्बन जो होता है यहाँ पे धूप से बचने के लिए, ठीक है? तो आमिर खान को वो है ना यहाँ पे टर्बन डालती है। टर्बन से हम याद करेंगे यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या याद करेंगे यहाँ पे? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विल रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? अच्छा, इसके बाद गौरी क्या करती है, आमिर खान के सर पे ना टीका डालती है, बिकॉज वो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या करती है, टीका डालती है। इसको हम बोलेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या बोलेंगे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अभी ये होने के बाद आमिर खान जाते हैं अपने खेत में, और खेत में जब जाते हैं वहां पे उनका एक क्लाइंट आता है उनसे मिलने के लिए। तो जब एक क्लाइंट आता है तब आमिर खान उनके साथ शेक हैंड करके बात करते हैं कि आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ये सब घर के बारे में कुछ बात करते हैं, कैसे हो आप, घर वर में सब ठीक, ये सब बात करते हैं। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, वील कॉल दिस एज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है? अभी आमिर खान का जो काम है उसमें वो है ना मैंगो का उनका फार्म है, मैंगो वो उगाते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है? तो जो क्लाइंट है वो पूछते हैं कि मुझे आपसे आम खरीदना करके, तो आमिर खान उसके जो एक छोटा सा बच्चा है जो आमिर खान के साथ काम करता, तो आमिर खान उसको बुलाता है, इसको हम नाम देते हैं टिंकू करके, ठीक है? तो आमिर खान वो टिंकू को बुलाता है, बोलता है टिंकू इधर आ जा, टिंकू फटाफट एक काम करना, झाड़ पे चढ़ के आम निकाल के लेके आना। तो टिंकू जो छोटा बच्चा है ना वो आमिर खान के लिए काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस, क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेस। और टिंकू क्या करता है, पेड़ पे चढ़ता है और आम लेके आता है, पेड़ पे चढ़ता है और आम लेके आता है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, वील कॉल इट एज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और आखिर में आमिर खान यहाँ पे मैंगो को देखते हैं, चेक करते हैं और फिर ही बाद में क्लाइंट को देते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे मॉनिटरिंग, वील कॉल इट एज मॉनिटरिंग। बहुत ही सिंपल स्टोरी। आमिर खान के सर पे टर्बन, आमिर खान के माथे पे टीका, आमिर खान जाते हैं यहाँ पे खेत पे, खेत में जैसे वो जाते हैं वहां पे क्लाइंट आता है, क्लाइंट का शेक हैंड करते हैं, वो क्लाइंट से जैसे वो शेक हैंड करते हैं उसके बाद क्लाइंट उनको बोलते हैं कि मुझे आम खरीदना है आपसे। तो आमिर खान क्या करता है, टिंकू को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं जा पेड़ पे चढ़ के आम लेके आ जा। तो टिंकू क्या करता है, फटाफट भागता है, पेड़ पे चढ़ता है, आम लेके आता है। आमिर खान आम क्लाइंट को देने के पहले आम को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपल आंसर है, ओके? इससे आपको पूरा एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? हमारे वीडियो लेक्चर्स में वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरीज देख रहे हैं, बहुत सारे यूनिक वे ऑफ रिमेम्बरिंग देख रहे हैं, यूजिंग डायग्राम्स, स्टोरीज, कोड्स, सॉन्ग्स, ये बहुत सारे करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70+ स्कोर किया हुआ है हमारे अंडर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इन दिस यूनिक मैनर, ओके, देन यू कैन परचेज आवर full video lectures of auditing which are of 70 hours, or you can go for the fast track video lectures also which will be roughly of 45 hours. इससे आपको ऑडिटिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा इन सीए इंटर, ओके? लेट्स स्टार्ट, देखते हैं लीडर का भी काम क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ लीडर। तो लेट्स सी दिस। लीडर हैज टू टेक एक्शंस एंड लीडर हैज टू गिव द राइट मैसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? लीडर को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका जो सीए फर्म है, वो सीए फर्म में स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है। SRLR, स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सही है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस में। आगे अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंसेस है या नहीं। अप्रोप्रिएट मतलब जिस जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे तैयार है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज रेडी और नॉट। आगे लिखा है रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स। उनके जो असिस्टेंट्स रहेंगे वो दे कैन स्पीक आउट विदाउट द फियर कि अरे यार मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी, ये मुझे आज मेरा पगार तो नहीं काटेंगे, ये फियर नहीं होना चाहिए। आगे दिया हुआ यहाँ पे कि द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल, दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
लेट्स गो टू ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन रिसोर्स कैसे होना चाहिए यहाँ पे? इमेजिन करो कि वी नीड अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट एंड केपेबल. कॉम्पिटेंट एंड केपेबल. तो एक आदमी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आता है, हम उसको पूछते हैं भाई तेरा पर्सनल नीड क्या है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस? बोलता है मेरी मजबूरी है, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, मैं बहुत मेहनती हूँ, आप प्लीज मुझे एक बार चांस देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे उसने अपने पर्सनल नीड्स बताई यहाँ पे. ओके, देन वी टेल हिम ओके वील पे यू 30,000 पर मंथ. ये तो बहुत खुश हो गया यहाँ पे. तो और वो यहाँ पे रिक्रूट हो गया हमारे साथ. अब वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती है, ठीक है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम करता है. तो यहाँ पे वी विल से दैट वी हैव इवैल्यूएटेड हिज परफॉर्मेंस एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल गिव हिम अ प्रमोशन. तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रमोशन. अभी प्रमोशन से वो बहुत खुश हो गया बिकॉज उसको लग रहा है अभी कि उसका करियर यहाँ पे डेवलप हो चुका है, उसका करियर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे. ओके, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. सिंपल. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दैट इज प्रिंसिपल एथिकल रिक्वायरमेंट्स. इसके 3 आंसर्स है. पहले आंसर को हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स. ओके, सेकंड आंसर को बोलेंगे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, थर्ड को बोलेंगे सेफगार्ड्स. ओके, अभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का जो पहला आंसर है प्रिंसिपल्स, इसका सिंपल एक कोड है कॉपी इंडिपेंडेंस करके. व्हाट इज दिस? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी प्लस इंडिपेंडेंस आ जाएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेट रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी बायस नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हर चीज का अपडेटेड रहना चाहिए उसके पास, जो भी नॉलेज है वो. बिहेवियर मतलब उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे लोगों को लगे कि हाँ ही इज वर्दी टू बी कॉल हिमसेल्फ एज एन ऑडिटर और अ सीए. ठीक है. नेक्स्ट इंटीग्रिटी उसमें होना चाहिए, हुसूलों का पक्का होना चाहिए वो. एंड लास्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस होना चाहिए, खुद की एक सोच रहनी चाहिए और कभी भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई भी उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है. आगे दिया हुआ यहाँ पे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. थ्रेट्स के लिए याद रखेंगे दैट सैफ करके कोड याद रखेंगे, सैफ अली खान. ठीक है, ये याद कर सकते हो सैफ. ओके, तो इमेजिन करो कोई मूवी में सैफ इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ विलन, सो ही इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ऐसे याद कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स एंड फेमिलियरिटी थ्रेट्स. सिंपल. इसके आगे सेफगार्ड्स. सेफगार्ड्स को याद करने का अगेन देयर इज अ ट्यून. ये ट्यून अगर आप मेरे साथ गाते हो तो आपको बहुत इजी पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स सी दिस. पहले आएगा कॉन्क्री, कॉन की, desist from the task and put in place safeguards. इसको गाएंगे कैसे? ऐसे गाएंगे 1 2 3 start. Concrete, conky, desist from the task or put in place safeguards. Simple है. Concrete, conky, desist from the task and put in place safeguards. Very simple. Let's go to the next one. Acceptance and continuance of client relationship. जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है काम मांगने के लिए तो पहले हम खुद को देखेंगे वेदर वी आर केपेबल, वेदर वी आर कॉम्पिटेंट. अगर किसी ने मुझे आगे पूछा सर आप सिखाते हो तो कैन यू प्लीज टीच फिजिक्स ऑल्सो, तो मैं देखूंगा एम आई केपेबल, आंसर इज नो. एम आई कॉम्पिटेंट, आंसर इज नो, बिकॉज मैं यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का हुई नहीं, तो मैं फिजिक्स सिखाऊं कैसे यहाँ पे. कोई मुझे पूछेगा सर आप सीए इंटर सीए फाइनल का लॉ एंड ऑडिट सिखा सकते हो, मैं बोलूंगा 100% यस, बिकॉज आई नो दैट आई एम केपेबल एंड कॉम्पिटेंट. सिंपल. आगे दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स. आई शुड बी एथिकली करेक्ट एज अ पर्सन. ये हुआ सीए फर्म के खुद के बारे में. अभी क्लाइंट के बारे में हम क्या जज करेंगे यहाँ पे कि क्लाइंट यहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ काम करता है कि नहीं करता, वेदर उनमें वो हुसूलों के पक्के है कि नहीं है. आगे दिया है कि क्लाइंट के मामले में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर शुड नॉट हैव अराइजन इन द करंट और द प्रीवियस ऑडिट. कोई भी ऐसा मामला नहीं आना चाहिए बाहर जिसमें हम लोग को ऐसा लगे कि नहीं क्लाइंट यहाँ पे घोटाले से भरा हुआ है, ऐसे लगना नहीं चाहिए. आगे दिया हुआ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल है, जो जब भी हम कोई एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं एट दैट टाइम वी हैव टू ऑलवेज टेल आवर टीम एंगेजमेंट के पहले कि उनको क्या करना है. जैसे क्रिकेट मैच में जाने के पहले कैप्टन हमेशा टीम से बात करेंगे कि हम क्या करना चाहिए हमें. इसको हम बोलते हैं ब्रीफिंग. क्या बोलते हैं? ब्रीफिंग. काम के पहले. अब इमेजिन करना कि विराट कोहली वहां पे ग्राउंड पे खेल रहे और विराट कोहली जब खेल रहे तब उनके साथ जो बैट्समैन खेल रहा है वो सपोज बहुत ही यंग बैट्समैन है, सपोज ऋषभ पंत इज द प्लेयर. तो विराट कोहली ऋषभ पंत को खेलते समय बात करेंगे उनसे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज करना. मैच के बाद इंडिया जीता या हारा विराट कोहली एक बार वापस टीम से बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं रिव्यू. तो काम के पहले ब्रीफ, काम के दौरान सुपरवाइज, काम के बाद रिव्यू होता है. उसके बाद वी हैव टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन. सो वेरी सिंपल आंसर टू रिमेंबर, दैट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. लास्ट में आ गया मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग में यहाँ पे आ गया अडियरेंस टू प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. तो वी हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस प्रॉपर्ली. सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज शुड बी इंप्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे. नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएटली अप्लाइड.
ठीक है, अप्लाइड मतलब एक तो इंप्लीमेंट करना, मतलब फर्स्ट टाइम सेट करना, अप्लाइड मतलब देखना कि बरोबर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्लियर है। लास्ट में आएगा यहाँ पे फॉलो अप एंड मॉडिफिकेशंस, वेदर दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, उसके बाद देखना कि अच्छा अभी इसको ठीक कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें, दैट इज कॉल्ड एज फॉलो अप एंड मॉडिफिकेशन। आई होप दिस इज वेरी यूजफुल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे इसके क्वेश्चंस कि इसके किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसके यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, लेट्स सी दिस दीस पार्ट्स। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आए एग्जाम में। हियर यू विल सी SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दिया है विद एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन करके, विद एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एंड बाद में दिया है एक्सप्लेन करके। So here they mean to say कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं in relation to what? Read the blue area. The auditor should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of a new engagement. तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा ओके दे आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज SA 220 या तो फिर SQC 1, बोथ आर वेरी इंटररिलेटेड। तो यहां पे ये वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लियर। सेकंड देखते हैं, द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच एलिमेंट। तो ये वाला आंसर आ गया जहां पे हम एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे इट शुड एड्रेस ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट मतलब वी हैव टू राइट द पॉइंट्स ऑन ऑल दीज एरियाज, ऑन ऑल दीज एरियाज। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल फोकस जाएगा टू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर का पॉइंट है। If I show you here, तो आपको याद आएगा यहाँ पे, see here you can see policies and procedures which is part of leadership responsibilities। ठीक है, तो आपको आंसर अच्छे से फ्रेम करना है एग्जाम में। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आगे दिया हुआ है, as per SA 220 the engagement partner shall take responsibility for the overall quality। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है analyze and explain the emphasis of the action of the engagement partner and appropriate messages। And यहाँ पे दिया also define who the engagement partner is। This will be part of your leadership responsibilities again। This will be part of your leadership responsibility again। और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। एक और देखो क्या लिखा है, 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। वो भी यहाँ पे पूरा बॉलीवुड बता के, देखो बॉलीवुड का पूरा कहानी बता के, कुछ भी स्टोरी दे दिया, लेकिन एंड में तो पता ही है यहाँ पे कि ये दोनों के बीच में प्यार है तो शादी तो होना ही है। तो ये आ गया है यहाँ पे योर 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। क्लियर है। तो ये यहाँ पे कहां दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली योर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, जो अपना आंसर था सेल्फ वाला। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट एंड फेमिलियरिटी थ्रेट्स। क्लियर यहां तक? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन अ वेरी नाइस आंसर, आई जस्ट शो यू द आंसर हियर। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, अपना कॉपी इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी प्लस इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस, ये वाला आंसर। इसके बाद दिया हुआ यहाँ पे विच इंफॉर्मेशन ही शुड ऑब्टेन बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इट इज कवर्ड इन दिस पार्ट, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चंस है, लेट्स सी दिस। यहाँ पे दिया हुआ है पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये आ गया बात मॉनिटरिंग की, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज द थर्ड वन, दैट इज इन रिलेशन टू मॉनिटरिंग। ये रहा मॉनिटरिंग वाला पार्ट। सिंपल। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट ICAI हैज आस्क्ड based on the past papers, mock test papers and the revision test papers in relation to this part, that is set 3। okay, next part में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है audit engagement letter shall include, और इसका एक बहुत ही अच्छा ट्यून है यहाँ पे, which is nothing but ORID form। क्या बोलते हैं हम? ORID form। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, responsibility of the auditor, responsibility of the management, identification of the applicable financial reporting framework, and finally आएगा expected form and content of report। okay, next one है preconditions to audit। यहाँ पे दिया है preconditions to audit का एक flow of point है, इसका एक डायग्राम है जो मैं क्लास में कराता हूँ, but here we can learn in a simplistic manner, जहाँ पे हम बोलेंगे कि FRF यहाँ पे acceptable होना चाहिए ऑडिटर को। Management's agreement whether FS is as per AFRF, जो financial statements है that should be as per the applicable financial reporting framework। इंटरनल कंट्रोल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ये ऑडिटर को पता करना चाहिए पहले से। आगे दिया है मैनेजमेंट शैल आल्सो प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एनी पर्सन। ये मैनेजमेंट को करना चाहिए यहाँ पर।
सिंपल यहाँ पे. ओके, इट्स अ वेरी नाइस आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. इंश्योर करना कि ये आंसर अच्छे से होना चाहिए. दैट इज प्री कंडीशंस टू ऑडिट. नेक्स्ट दिया हुआ है रिकरिंग ऑडिट्स. सी जनरली जो हम एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं विद द क्लाइंट एज एन ऑडिटर, तो वो जो एंगेजमेंट लेटर है जनरली जो हमारे टेन्योर के लिए वो पूरा एंगेजमेंट लेटर एप्लीकेबल हो जाता है. लेकिन यहाँ पे अगर बीच में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से हमें एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़े, तो हमको चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये कब हो सकता है? तो सी जनरली सेपरेट ईएल इज नॉट रिक्वायर्ड. हर साल के लिए हम डिफरेंट एंगेजमेंट लेटर जनरली लेते नहीं है. लेकिन हाउएवर इट इज रिक्वायर्ड इफ देयर आर मोस्ट चेंजेस इन फ्लॉन्सो, ऐसे करके कोड है. सिंपल है, मोस्ट से आएगा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेशल टर्म्स रिवाइज्ड टर्म्स. सी दिस, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेशल टर्म्स रिवाइज्ड टर्म्स, ऐसे करके अपना मोस्ट आ जाएगा, MOST. बाद में आएगा चेंजेस इन फ्लॉन्सो. फ्लॉन्सो कैसा आएगा? अभी चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का F, लीगल रिक्वायरमेंट्स का L, ओनरशिप का O, नेचर ऑफ द बिजनेस का N, सीनियर मैनेजमेंट का S एंड फाइनली अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का O. मोस्ट चेंजेस इन फ्लॉन्सो. इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आएगा लिमिटेशन ऑफ स्कोप. ओके, नाउ लिमिटेशन ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट यहाँ पे ऑडिटर को कोई कुछ काम करने से रोक रहा है, बोल रहा है कि आप प्लीज ये आप हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. एग्जांपल, मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप हमारे ये गोडाउन में जाके आप इन्वेंट्री का चेकिंग प्लीज मत करना एट द ईयर एंड. तो ऑडिटर बोलेगा क्यों नहीं करेंगे, हमें मन करेगा तो हम करेंगे. तो मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं आप प्लीज मत करना यहाँ पे. तो अगर ऐसे कुछ हुआ देन दैट एक्ट्स एज अ लिमिटेशन ऑफ स्कोप. अभी ऐसे लिमिटेशंस कब आ सकते हैं? इट कैन बी ईदर बिफोर द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट और ड्यूरिंग द ऑडिट, काम करने के पहले या काम के दौरान. ठीक है, अगर काम करने के पहले आया तो वी विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. हम वो ऑडिट का काम नहीं उठाएंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस. तो अगर लॉज एंड रेगुलेशंस बोलते हैं कि आपको लेना पड़ेगा ये, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट का केस होगा तो ओके देन वी हैव टू टेक इट. बट यहाँ पे अगर ऐसे कोई दूसरा कुछ ऑडिट रहेगा या जो नॉर्मल जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हम बोलते हैं, जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर रहे, अदर देन गवर्नमेंट एंटिटीज का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सिंपल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इसके बाद यहाँ पे दिया है कि अगर ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड अगर काम चालू हो चुका है ऑडिट का, तब मैनेजमेंट आके बोलती है कि आप प्लीज ये गोडाउन में जाके आप चेक मत करना करके. तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई. हम बोलेंगे आपको पहले बताना चाहिए था. मैनेजमेंट बोलती है सॉरी हम भूल गए थे आपको बताना. तो अगर ऐसे हुआ तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? लेट्स सी. मैनेजमेंट रिक्वेस्ट EL चेंज ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप. सिंपल. एंड इट लीड्स टू व्हाट? लो लेवल ऑफ अश्योरेंस. अगर ऐसे लग रहा है कि मैनेजमेंट ने बिकॉज अपने को रोका है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू फेस लो लेवल ऑफ अश्योरेंस. मतलब हमें पहुंचना है रीजनेबल अश्योरेंस लेवल तक, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे. अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो देन द ऑडिटर शुड चेक द इम्प्लीकेशंस. ऑडिटर को सोचना चाहिए कि अच्छा इसका क्या इफेक्ट होगा अभी. If justified, then perform the audit work, issue the report, record the new engagement letter. The auditor has to record the new engagement letter. अगर justified है तो मतलब उन्होंने जो reasons दिए वो justified है. जैसे वो बोल रहे कि प्लीज आप वहां पे जाके ऑडिट मत करना, वहां पे जाके गोडाउन में आप चेकिंग नहीं कर पाओगे बिकॉज वहां पे एक वॉर जोन है. वो वहां पे ऐसा है कि वहां पे आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है. तो अगर ऐसे रहेगा देन इट इज जस्टिफाइड. तो वो एक कारण की वजह से हमें रोक रहे हैं यहाँ पे, इट इज जस्टिफाइड. लेकिन अगर उन्होंने ऐसे कुछ रीजन दिया तो जस्टिफाइड नहीं है. वो बोल रहे कि नहीं आप प्लीज वहां पे मत जाना. हमने पूछा कारण क्या है, बोलते हैं ऐसे कुछ कारण नहीं है लेकिन आप प्लीज वहां पे जाके चेक मत करना, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे बोल दिया उसने. तो अगर वो जस्टिफाइड नहीं है देन वी विल नॉट अग्री टू चेंज द एंगेजमेंट लेटर. जो एंगेजमेंट लेटर पहले का रहेगा हम वही फॉलो करेंगे, हम एंगेजमेंट लेटर को चेंज करेंगे नहीं. आगे दिया है मैनेजमेंट स्टिल इंसिस्ट चेंजिंग द एंगेजमेंट लेटर देन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट प्लस डिटरमाइन द लीगल ऑब्लिगेशन. हम विड्रॉ करेंगे, बोलेंगे कि हमें आपके साथ काम नहीं करना बिकॉज आप बीच में ही यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर को चेंज करने बोल रहे हो, प्लस इसके वजह से लो लेवल ऑफ अश्योरेंस हो रहा है, प्लस आप जो रीजन दे रहे हो जस्टिफाइड भी नहीं है. तो इसलिए हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं एंड वी विल सी अवर लीगल ऑब्लिगेशन कि हमें क्या क्या और स्टेप्स लेने चाहिए. सिंपल यहाँ तक. ओके, now in relation to this set we have seen inclusions to audit engagement letter, preconditions to audit, recurring audit and limitation of scope के अंदर we are seeing 2 point basically before auditor's appointment and during the audit. इसके ऊपर एक क्वेश्चन अच्छे से आया है, that is before the completion of the engagement it is requested to change the engagement letter. ये मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि engagement letter चेंज करना before the completion of the engagement. बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट का मतलब यह है कि काम चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दैट इट मींस दैट इट इज ड्यूरिंग द ऑडिट पार्ट. सो जो हमने अभी ये जो आंसर देखा था वी हैव टू राइट बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट दे हैव गिवन हियर, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं.
An auditor who before the completion of the engagement is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance should consider the appropriate of doing so. Appropriation of doing so मतलब ये सही है क्या करने का, ये हम सोचेंगे. Explain stating the facts based on which the client can request the auditor to change the engagement. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बताओ कि अगर यहाँ पे ड्यूरिंग द ऑडिट अगर हम एंगेजमेंट लेटर चेंज करना चाहते भी हो तो क्या क्या रीजन हो सकता है. ये जो आंसर है वो इसी के अंदर है. तो अगर आपने यहाँ पे मॉड्यूल पढ़ा होगा तो यहाँ पे वी हैव टू लुक फॉर द रीजंस फॉर दिस. ओके, दैट कैन बी मेनली बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप. ये सारे मेन रीजंस होते हैं यहाँ पे. ओके, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी है. यहाँ पे ऑडिट का टेक्स्ट बुक ऑफ आवर्स दैट इज आईआर प्रोफेशनल एकेडमी एंड द टेक्स्ट बुक इज बाय मी दैट इज प्रोफेसर सीए कार्तिक अय्यर. यू कैन परचेज द टेक्स्ट बुक. इसमें सारे डायग्राम्स हैं विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ओके इस तरीके से याद करना. प्लस इफ यू टेक द वीडियो लेक्चर्स तो ये तो हो जाएगा सोने पे सुहागा. इट मींस दैट आपको हर चीज को समझना और याद कैसे करना और एग्जाम में लिखना कैसे ये आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ द बुक इज इन दैट वे. ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे सेट 4. फाइनली दिस कंप्लीट्स द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो, ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ये बहुत मोटिवेट करता है प्रोफेसर्स को. ये मैं हूं या तो फिर कोई और भी प्रोफेसर रहेंगे. अगर आपको किसी का कंटेंट यूट्यूब पे पसंद आता हो तो जेन्युइनली लाइक करना. उस पर आप शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ. यहाँ पे उस पर कमेंट भी करना कि सर मुझे अच्छा लगा, मुझे ये आपने जो बताया ये अच्छे पॉइंट्स थे. इसमें प्लीज कमेंट करना. इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हम और कुछ वीडियो अपलोड करें तो आपके रिकमेंडेशंस प्लीज दीजिए. रिकमेंडेशंस वोटिंग के हिसाब से अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर वो चाहते हैं कि ये वीडियो अपलोड करना है तो मैं डेफिनेटली वो अपलोड करूंगा. ठीक है. एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस रिवीजन लेक्चर इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स. ये बहुत जरूरी है. अच्छा कंटेंट अगर आपको लगे और अगर आपने किसी को यहाँ पे इसका रिकमेंडेशन दिया है तो वो आपको हमेशा याद करेंगे और प्लस वो हमेशा बोलेंगे कि थैंक यू क्योंकि आपने यहाँ पे सही डायरेक्शन दिया है यहाँ पे. ओके, सो इफ यू लाइक द कंटेंट डेफिनेटली रिकमेंड इट. I wish you all the best for your exams. Prepare very well. Take care. Bye.